नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे गुप्त वंश के विषय में। हमने कुषाण वंश को देखा था और उसके कुषाणों के बाद से गुप्त वंश का इतिहास जो है प्रारंभ होता है। कह रहे हैं कि कुषाण शासकों के बाद उत्तर भारत में अनेक राजवंशों एवं गणतंत्रों का उदय हुआ। इन्हीं में से जो है एक गुप्त वंश भी था। गुप्त संभवतः जो है कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। इनका जो प्रारंभिक इतिहास है कहते हैं गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है ना, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और इसका जो पुत्र हुआ वह घटोत्कच नाम का व्यक्ति राजा बनता है श्रीगुप्त के बाद से। लेकिन कहते हैं गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसके बाद से देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में। 319 से लेकर के 350 ईसा पूर्व तक जो है घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम जो है राजा बनता है। घटोत्कच का पुत्र व उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त प्रथम। यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। इसने कई प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं जो हैं जारी कराई थी और यह कहते हैं कि इसके जो पूर्वज राजा थे उन्होंने किसी प्रकार की उपाधियां नहीं धारण की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक क्या है कि मतलब सामंत हुआ करते थे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि जो है कि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। 319 में जो है इसका 319 में चंद्रगुप्त प्रथम का जो है राज्यारोहण होता है और इसके राज्यारोहण से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण से जो है गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है 319 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका जो विवाह है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था और इसके जो सिक्के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के लिच्छवी प्रकार के राजा रानी प्रकार के विवाह प्रकार के। ठीक है ना, ये सारी स्वर्ण सिक्के जो हैं चंद्रगुप्त प्रथम के मतलब प्राप्त हुए हैं। उस वैसे ही हम लोगों को जो है सर्वप्रथम रजत मुद्रा जो है चंद्रगुप्त प्रथम का ही प्राप्त होता है। इसने सर्वप्रथम रजत मुद्रा जारी किया था। आगे देखते हैं और समुद्रगुप्त के विषय में 350 से 375 ईसा पूर्व तक इसकी जो टाइमिंग रहती है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। इसने उत्तर भारत में 12 व दक्षिण भारत में 12 राजाओं को पराजित किया था और समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाया था। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति ऐसा था जिसके तहत वह मोक्षानुग्रह मतलब कि जैसे राजा को ये क्या विजिट करने के पश्चात से फिर उनको छोड़ देते थे। उनके अनुनय विनय करने के बाद से राजा लोग बोलते थे कि भाई मेरे राज्य को छोड़ दीजिए, तो समुद्रगुप्त जो है उनके राज्य को जीत लेते थे और मतलब कि छोड़ देते थे। तो वही इन्होंने क्या है ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति को अपनाया था। आगे देखिए कि हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त है कि प्रयाग प्रशस्ति अशोक के स्तंभ कौशाम्बी पर अंकित है और इसमें आठवीं विजय का भी वर्णन है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके उल्लेख से कि कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने आठवीं की विजय की थी। समुद्रगुप्त की जो उपाधि है राजाधिराज क्रमांक अश्वमेघ कर्ता पराक्रमांक कविराज। ठीक है ना, इसने 6 प्रकार की मुद्राएं जारी की। गरुड़ प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार, परशु प्रकार और बीड़ा वादन प्रकार। इसकी मुद्राओं पर इसको क्या है कि बीड़ा बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है। समुद्रगुप्त को जो है
नेपोलियन कहा गया है स्मिथ महोदय के द्वारा। यह एक कुशल विजेता के साथ साथ कहते हैं कि संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। आगे देखते हैं दक्षिण के प्रदेशों में जिन राजाओं को इसने विजित किया था, ये राजा कौन थे? तो कौशल का राजा महेंद्र था, महाकांतार का व्याघ्रराज था, कौराल का राजा मंटराज था, पिष्टपुर का राजा महेंद्रगिरी था, कोटूर का राजा स्वामी दत्त था, एरड़पल्ल का राजा दमन था, काची का राजा विशुगोप था और अमुक्त का राजा नीलराज था, बेंगी का हस्तिवर्मा, पालक्का का उग्रसेन था, देवराष्ट्र का राजा कुबेर था एवं कुस्तलपुर का राजा धनंजय था। स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख से जो है इसके अश्वमेघ यज्ञ कराने का भी उल्लेख प्राप्त होता है और कहते हैं समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ का भी जो है कि आयोजन किया था अपने राज्य में। लेकिन उससे पहले प्रयाग प्रशस्ति जो है लिखी जा चुकी थी, जिसके तहत क्या हुआ कि मतलब ये